हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। आज हम लोग एक जनरल टॉपिक के बारे में जानेंगे, डेमोक्रेसी। कि डेमोक्रेसी क्या होता है और उससे रिलेटेड अलग अलग जो कंसेप्ट हैं हम वो सीखेंगे सारे के सारे। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डेमोक्रेसी का मीनिंग क्या है। देखो, सिंपल है। डेमो का मतलब होता है पीपल और क्रेसी का मतलब होता है रूल। जहां पे लोगों का रूल होता है या लोगों के द्वारा रूल किया जाता है तो वहां हम बोलते हैं कि उस कंट्री में डेमोक्रेसी है। ठीक है, इट्स ए फॉर्म ऑफ गवर्नेंस, जिसको हम बोल सकते हैं गवर्नेंस की फॉर्म है डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी की जब बात आती है तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए या दो चीजें हमें पता होनी चाहिए कि वर्ल्ड की जो ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ वर्ल्ड, वो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। लगभग 200 साल से भी ज़्यादा पुरानी डेमोक्रेसी है ये वर्ल्ड की। तो डेमोक्रेसी सबसे पहले जो मानी जाती है कहाँ पे आई थी, वो आई थी यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। और वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी जो है वो माना जाता है इंडिया को, दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। तो दो क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होनी चाहिए कि ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, और डेमोक्रेसी का मतलब क्या है। डेमोक्रेसी मींस द रूल बाय द पीपल। ठीक है, अब डेमोक्रेसी दो टाइप से हो सकती है। एक तो हो सकती है डायरेक्ट डेमोक्रेसी और दूसरी हो सकती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होगी? डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी कि डायरेक्ट लोगों का रूल हो, डायरेक्ट रूल बाय द पीपल। अब लोगों का डायरेक्ट रूल कैसे हो सकता है? ठीक है, उससे पहले, उस पे आने से पहले एक बार हम ये समझ लेते हैं कि इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है। इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी नहीं है, हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। अब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी को हम एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का मतलब होता है जब डायरेक्ट लोग गवर्नमेंट को रन ना करके लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं वो गवर्नेंस को रन करें या वो गवर्नमेंट को रन करें, तो वो होती है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इंडिया में क्या सिस्टम होता है, हमारे यहाँ पे हम लोग वोट देते हैं और वोट देके हम लोग एमपी और एमएलए चुनते हैं। हमारे यहाँ पे इंडिया में पहले तो एक बार गवर्नेंस का सिस्टम देखते हैं। हमारे यहाँ पे 3 टाइप का गवर्नेंस का सिस्टम है। ये हमने समझ लिया कि हमारे यहाँ पे इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। ठीक है, और डिटेल में आते हैं भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। पहले इंडिया का एक बार सिस्टम समझ लेते हैं। तो इंडिया में जो गवर्नेंस है वो 3 लेवल पे होती है। सबसे पहले है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद आती है स्टेट गवर्नमेंट और उसके बाद आती है लोकल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट, अलग अलग स्टेट्स की गवर्नमेंट, टोटल 28 स्टेट हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट्स हैं इंडिया में और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो वहां पे जो गवर्नेंस है वो सेकंड टीयर ऑफ गवर्नेंस उसको बोलते हैं इंडिया में, और थर्ड टीयर ऑफ गवर्नेंस इंडिया में बोला जाता है लोकल गवर्नमेंट को। लोकल गवर्नमेंट में 2 आती हैं, ग्राम पंचायत गांव में, विलेजेस में, और म्युनिसिपैलिटीज शहरों में। ठीक है, शहर में म्युनिसिपैलिटीज होती हैं और गांव में ग्राम पंचायत होती है। ये 3 टीयर ऑफ गवर्नेंस है इंडिया में, 3 टीयर ऑफ गवर्नेंस, 3 टीयर। सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसका हेड होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड अगर पूछा जाए कौन है आपसे, तो वो होता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और स्टेट गवर्नमेंट का हेड होता है चीफ मिनिस्टर। ठीक है, इसी तरह से म्युनिसिपैलिटीज में चेयरमैन होता है और ग्राम पंचायत में सरपंच होता है। तो ये 3 टीयर ऑफ गवर्नेंस इंडिया में चलता है। अब इस 3 टीयर ऑफ गवर्नेंस में हम लोग जो सेंट्रल लेवल का गवर्नेंस है उसको रन करते हैं एमपीज की हेल्प से, या उसको रन करने के लिए बनी हुई है हमारे पास पार्लियामेंट। ठीक है, और पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट मिलके बनी है 3 से, वो अभी आगे हम डिटेल में देखेंगे कि पार्लियामेंट के अंदर क्या क्या आता है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नेंस का जो सिस्टम है जिसके हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर, और इनको एग्जीक्यूटिव हेड भी बोला जाता है गवर्नेंस का। ठीक है,
वो पार्लियामेंट के थ्रू रन होती है और पार्लियामेंट में एमपी जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। आपने सुना भी होगा, हम लोग एमपी चुनते हैं, अलग अलग टाइम पे चुनाव होते हैं एमपीज के, ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से हम उनको वोट देते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसीज का मतलब है कि इंडिया को अलग अलग एरियाज में डिवाइड किया गया है, हर एक एरिया से एक एमपी चुन के जाता है। कितने एमपी होते हैं वो हम अभी आगे डिटेल में बात करेंगे उस पर, लेकिन हमारे यहाँ में इंडिया में क्या सिस्टम है कि पॉपुलेशन के बेस पे अलग अलग एरियाज को डिवाइड किया गया है और उनको नाम दिया गया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज। और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, जितनी भी इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक एमपी होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट करता है। सिमिलरली जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट के हेड है सीएम, चीफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर और स्टेट को रन किया जाता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से। जैसे सेंटर के लिए पार्लियामेंट होती है, वैसे ही हर एक स्टेट में एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज में हम चुन के भेजते हैं एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। एमएलए की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग नंबर ऑफ एमएलएज होते हैं और वो एमएलए जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाते हैं उस स्टेट को रन करने के लिए, जो एक्ट बनते हैं, ठीक है। तो स्टेट लेवल पे एमएलए होते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है गवर्नेंस के सिस्टम को रन करने के लिए। सेंट्रल लेवल पे एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नमेंट का, या गवर्नमेंट का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। और पार्लियामेंट जो है वो कंट्रोल करती है सेंट्रल गवर्नेंस को पूरा का पूरा। ये मेन मैं आपको बता रहा हूं, डिटेल में जाएंगे तो ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड भी हैं कहीं कहीं, ठीक है। अभी हम मेन बात कर रहे हैं। देन तो इन हर एक जगह पे इलेक्शंस होते हैं इंडिया में। ग्राम पंचायत के भी इलेक्शन होते हैं, म्युनिसिपैलिटीज के भी इलेक्शन होते हैं, शहर में वार्ड मेंबर्स के लिए अलग अलग चुनाव होते हैं। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में या स्टेट गवर्नमेंट में एमएलएज के लिए इलेक्शंस होते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट में एमपीज जो होते हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके लिए इलेक्शंस होते हैं। तो हम लोगों को इलेक्ट करते हैं और वो लोग हमारे बिहाफ पे गवर्नमेंट को रन करते हैं। इसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, जो इंडिया के अंदर है हमारे यहाँ पे, और इसको दूसरा टर्म में हम बोल लेते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है और उसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी क्यों बोलते हैं। और इंडिया में 3 टियर ऑफ गवर्नेंस हैं अलग अलग, वो 3 टियर ऑफ गवर्नेंस भी मैंने आपको बता दिया है और वहां पे कौन कौन हेड होता है, ठीक है। और डिटेल में जाएंगे आगे, इसको जैसे जैसे हम लोग इस कंसेप्ट को करते जाएंगे। अब तो ये समझ में आ गया कि इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि इंडिया में किस टाइप की डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। हम लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं और वो लोग फर्दर रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो एक्ट हैं, जो नियम हैं, वो पार्लियामेंट में बनाते हैं या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनाते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी भी है क्या कहीं पे? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे कंट्री का एग्जांपल हम ले सकते हैं, छोटी जो कंट्रीज हैं पॉपुलेशन में, अब ये डेमोक्रेसी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट होगी, ये जनरली इस बात पे डिपेंड करता है कि कंट्री में पॉपुलेशन साइज क्या है। अब इंडिया की पॉपुलेशन जो है 2011 सेंसस के अकॉर्डिंग, हमारे यहाँ हर 10 साल में सेंसस होती है। सेंसस मतलब जनगणना होती है, ये काउंट किया जाता है कि इंडिया में टोटल कितने पर्सन हैं। तो 2011 की सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी पॉपुलेशन जो थी 121 करोड़ थी, ठीक है। अब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन से डायरेक्टली रूल करना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी है। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जहां पे सिर्फ थाउजेंड्स, हजारों में लोग हैं या लैक्स में लोग हैं, लैक्स में पर्सन्स रहते हैं, वहां पे डायरेक्ट रूल किया जा सकता है। वहां पे डायरेक्टली लोगों से पूछा जा सकता है कि पॉलिसी मेकिंग में डायरेक्टली लोगों का इन्वॉल्वमेंट होता है। इसको मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, स्विट्जरलैंड का एक कंट्री है और यूरोपियन कंट्री है एक। वहां पे अगर सपोज कोई एरिया है, कोई जंगल का एरिया है, ठीक है, कोई फॉरेस्ट एरिया है, उसको क्लियर करके वहां पे कोई कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो जो
होते वहां पे भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव लॉ नहीं बनाते, वो सिर्फ उनको रन करने का काम करते हैं। लॉज की जो लॉ बनाने की एक प्रोसेस है उसको रन करने में हेल्प करते हैं। तो वहां पे लोगों से पूछा जाएगा क्या हम इतने फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करके यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो लोगों से वोट करवाया जाएगा। ठीक है, तो वोट करेंगे लोग। आगे हम ये भी देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी को चलाने के अलग अलग पिलर्स भी होते हैं। ठीक है, उनमें से एक होता है रेफरेंडम, एक होता है रिकॉल और एक होता है इनिशिएटिव। ये 3 पिलर होते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी को रन करने के, रेफरेंडम, रिकॉल और इनिशिएटिव। इनके बारे में भी बात करेंगे, आज की क्लास में नहीं, नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे कि ये क्या होते हैं। अब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में अब लोगों से पूछा जाएगा कि क्या इस फॉरेस्ट एरिया को हम क्लियर करके यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बनाएं, तो लोग वोट करेंगे। अब लोगों के वोट के बेस पे अगर मैक्सिमम पर्सन ये बोलते हैं कि ठीक है यहाँ पे इसको क्लियर करके आप यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स बना लीजिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, ये किसी भी चीज पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो वहां पे वो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा और लोगों ने मना कर दिया तो वो नहीं बनेगा। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ पे जो ये डिसीजन लेने की पावर है ये हमने हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों को दे दी है, जिनको हम एमपी और एमएलए बोलते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि क्या उस एरिया को साफ किया जाएगा, नहीं किया जाएगा। तो ऐसे कुछ नियम या जो कानून, जो एक्ट जो बनते हैं वो हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट में बनते हैं और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में बनते हैं, ना कि लोगों से राय पूछ के उनको बनाया जाता है। ठीक है, तो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वहां पे की जा सकती है जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम है। अब इंडिया जैसी कंट्री जिसकी पॉपुलेशन 121 करोड़ 2011 में थी और अभी अनुमान लगाया जाता है लगभग 130 से 135 करोड़ होगी, तो इतनी पॉपुलेशन में डायरेक्ट डेमोक्रेसी को करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमारे यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का रूल है। ठीक है, चलो अब बात कर लेते हैं कि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी तो है, लेकिन जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है हम उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हैं। हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मतलब लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है, लेकिन जो हमारा सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है हम उसको पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसको मेनली जो रन करती है सेंटर में वो पार्लियामेंट रन करती है। अब ये पार्लियामेंट क्या होती है? हम लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि पार्लियामेंट टर्म। तो ये पार्लियामेंट होती क्या है? तो पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बनती है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा का दूसरा नाम काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी है और लोकसभा का दूसरा नाम हाउस ऑफ पीपल भी है। इसको हम अपर हाउस भी बोल देते हैं राज्यसभा को। ये सारी चीजें आप लोग लिख भी सकते हो साथ में अगर चाहो। अगर आपको इनकी नॉलेज नहीं है इन चीजों के बारे में तो आप इनको लिख लो कि हम राज्यसभा को अपर हाउस भी बोल देते हैं, ठीक है, और लोकसभा को हम लोअर हाउस बोलते हैं। क्लियर? तो आज से कोई अगर आपसे पूछे कि पार्लियामेंट क्या है, तो पार्लियामेंट 3 चीजों से मिलकर बना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, राज्यसभा और लोकसभा। अब इनको एक को डिटेल में हम थोड़ा सा देखते हैं कि ये क्या है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हम बोलते हैं हेड ऑफ द कंट्री, हेड ऑफ कंट्री। अब यहां पे 2 चीजों में आप कंफ्यूज मत करना। हेड ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं प्राइम मिनिस्टर, लेकिन हेड ऑफ द कंट्री अगर पूछ लिया जाए तो हेड ऑफ द कंट्री होते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अभी फिलहाल जो हमारी प्रेसिडेंट है वो 15th प्रेसिडेंट है और उनका नाम है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के बारे में एक चीज खास बात यह है कि ये पहली ट्राइबल प्रेसिडेंट है इंडिया की, जो ट्राइबल एरिया से आती है। ठीक है, इनसे पहले एक और फीमेल प्रेसिडेंट रही है इंडिया की, उसका नाम आप लोगों को फाइंड आउट करना है और अगर पता है तो अच्छा है। ये 2nd फीमेल प्रेसिडेंट हैं जो इंडिया की बनी है, द्रौपदी मुर्मू। इनसे पहले एक और रही हैं और ये टोटल 15th प्रेसिडेंट हैं इंडिया की। वैसे आपको सभी प्रेसिडेंट्स के नाम याद होने चाहिए सीक्वेंस में कि पहला कौन सा था, दूसरा कौन सा था, तीसरा कौन सा था, फिर ये 15th प्रेसिडेंट है। ठीक है, इनसे पहले कौन थे? रामनाथ कोविंद थे। ठीक है, अब ये होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये पार्लियामेंट का हिस्सा है। पार्लियामेंट का हिस्सा कैसे हैं कि जब हमारी पार्लियामेंट में कोई रूल एंड रेगुलेशन बनते हैं, कानून बनते हैं, नियम बनते हैं, एक्ट बनते हैं, तो वो एक्ट मान्य तभी होते हैं, पास तभी होते हैं जब प्रेसिडेंट उनके ऊपर साइन कर देता है।
अगर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं है तो वो एक्ट जो है उसको फाइनल नहीं माना जाता, वो लागू नहीं होता। तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है वो पार्लियामेंट का एक अभिन्न अंग है, एक मेन अंग है प्रेसिडेंट। अब बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा को हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। लोअर हाउस इसलिए बोलते हैं कि जो हम इलेक्शंस की बात कर रहा था मैं, कि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं और उनके अंदर इलेक्शंस होते हैं, और इन इलेक्शंस में हम एमपी चुन के भेजते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डायरेक्टली रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा को, जिसको हम लोअर हाउस भी बोलते हैं। हमारी जो लोकसभा है उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है 552। 552 एमपीज टोटल हमारे यहां पे हो सकते हैं अभी तक। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसमें कुछ चेंज किया जा सकता है, उनको बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। इन 552 में से 530 वो होते हैं जो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब अलग अलग स्टेट से, जो 28 स्टेट हैं हमारे यहाँ पे, उन 28 स्टेट में से 530 एमपी चुन के जाते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और 20 मेंबर जो हैं वो यूनियन टेरिटरीज से जाते हैं। यूनियन टेरिटरीज कितनी है हमारे पास? टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो उन 8 यूनियन टेरिटरीज से टोटल 20 एमपी जाते हैं चुन के, ठीक है। इससे पहले एक प्रोविजन था जो 2019 में खत्म हो गया कि 2 मेंबर एंग्लो इंडियन कमेटी से, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, नॉट कमेटी, कम्युनिटी से 2 मेंबर्स प्रेसिडेंट को चुन के भेजने होते थे। वो नॉमिनेट करता था अगर प्रेसिडेंट को ये लगता कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन कम है पार्लियामेंट में। रिप्रेजेंटेशन कम का मतलब ये है कि अगर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से रिलेटेड लोग नहीं है पार्लियामेंट में, तो उस केस में प्रेसिडेंट 2 पर्सन्स को अपनी मर्जी से नॉमिनेट करके पार्लियामेंट में भेज सकता था। लेकिन ये प्रोविजन खत्म कर दिया गया 104th अमेंडमेंट एक्ट, 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया 2019 में, और इस प्रावधान को खत्म कर दिया गया। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है, ठीक है। अब तो ये तो होगी हमारी टोटल स्ट्रेंथ जो लोकसभा की है, ठीक है। और अभी हमारे जो लोकसभा के स्पीकर हैं वो है मिस्टर ओम बिरला। ये 17th स्पीकर है लोकसभा की, ठीक है। लोकसभा का स्पीकर जो है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं टोटल, जो टोटल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, उनमें से ही किसी एक को चुना जाता है। मेजॉरिटी के साथ सब लोग वोट करते हैं और किसी एक को स्पीकर चुन लेते हैं। स्पीकर के पास कुछ अलग से पावर होती है, सेपरेट पावर होती है, ठीक है। तो अभी ये 17 स्पीकर हैं और इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है कोटा राजस्थान। ये कोटा राजस्थान से एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और ये फिलहाल 17 स्पीकर हैं हमारी लोकसभा के, ठीक है। राज्यसभा के अंदर चेयरमैन होता है। इनको पार्लियामेंट का स्पीकर मत बोल देना, क्योंकि पार्लियामेंट में तो प्रेसिडेंट भी होता है और लोकसभा भी होती है और राज्यसभा भी होती है। ये लोकसभा के 17 स्पीकर हैं मिस्टर ओम बिरला, और ये कोटा राजस्थान इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहां से ये चुन के आते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट राज्यसभा के बारे में। राज्यसभा में स्पीकर नहीं होता, राज्यसभा में चेयरमैन होता है, और राज्यसभा के चेयरमैन हैं अभी श्री जगदीप धनखड़। राज्यसभा का चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन बाय डिफॉल्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होता है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय डिफॉल्ट राज्यसभा का चेयरमैन होता है। मतलब बाय डिफॉल्ट का मतलब है कि जो भी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वो चेयरमैन बन जाएगा ऑटोमेटिकली राज्यसभा का। और ये पावर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने यूएसए से बोरो की थी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमने अलग अलग जगह से बोरो किया हुआ है, मतलब अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन से मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया हुआ है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो ये प्रावधान है कि जो वाइस प्रेसिडेंट होगा वो चेयरमैन होगा अपर हाउस का। इसको अपर हाउस भी बोलते हैं राज्यसभा को, और अभी हम राज्यसभा पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो श्री जगदीप धनखड़ जो है वो चेयरमैन है, और ये 14th वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के। ही इज द 14th वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इनसे पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे वो भी पता होना चाहिए, और जितने टोटल वाइस प्रेसिडेंट हैं वो भी आपको पता होने चाहिए सीक्वेंस वाइज कि कौन कौन इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट बना है और कब कब बना है।
राज्यसभा में बात कर लेते हैं। तो इंडिया में टोटल, हमने लोकसभा की बात की थी 552 सीट हैं, तो राज्यसभा में टोटल 250 सीट होती हैं। लेकिन राज्यसभा के जो एमपीज लोकसभा के जो एमपीज होते हैं, लोकसभा के जो एमपी हैं उनको तो डायरेक्ट वोट देते हैं पीपल, और एमपी चुने जाते हैं लोकसभा के अंदर। लेकिन राज्यसभा में ऐसा नहीं है। राज्यसभा का मतलब है राज्यों की सभा। मतलब राज्यसभा के जो मेंबर चुने जाते हैं, जो राज्यसभा में जो एमपी जाते हैं, एक तरह से आप ये बोल सकते हो, लोग उनको डायरेक्टली नहीं चुनते। तो फिर उनको कौन चुनता है? उनको हमारे चुने हुए प्रतिनिधि चुनते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। हम लोग पीपल क्या करेंगे, वो एमएलए चुनेंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसी भी स्टेट में, और वहां से वो राज्यसभा के एमपीज को चुनेंगे। ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ 250 हो सकती है, आउट ऑफ विच 12 मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट। जैसे हमने पढ़ा था लोकसभा के केस में 2 मेंबर अर्लियर एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से प्रेसिडेंट को चुनने की पावर थी, वैसे ही 12 पर्सन्स को आउट ऑफ 250 चुनने की जो पावर है, नॉमिनेट करने की पावर है, वो अभी भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। वो अलग अलग फील्ड से स्पेशलिस्ट पर्सन्स को चुन के भेजते हैं राज्यसभा के अंदर। ये पावर अभी भी हमारे प्रेसिडेंट के पास है। तो 238 ऐसे हो गए जो इलेक्ट होके जाते हैं, और इनका इलेक्शन जो है वो इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। सिमिलरली जो हमारा प्रेसिडेंट होता है उसका इलेक्शन भी इनडायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नहीं होता। जो एक बार प्रेसिडेंट के इलेक्शन पे आएंगे, पहले एक बार इसको पूरा कर लेते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 80 है, आर्टिकल क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में, जो सीक्वेंस वाइज चीजों को लिखा गया है, तो उनको हम जनरली आर्टिकल्स बोल देते हैं। तो आर्टिकल नंबर 80 में ये लिखा गया है कि हमारी राज्यसभा में 250 सीट्स होंगी, जिनमें से 12 जो है नॉमिनेटेड होंगी प्रेसिडेंट के द्वारा, और 238 जो है वो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। ठीक है, इतना ही हम इसमें पढ़ेंगे, अब ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। आज हम बेसिक पढ़ रहे हैं। तो हमने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा कि डेमोक्रेसी क्या है। देन हमने देखा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है, ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी कौन सी है। फिर हमने देखा डेमोक्रेसी 2 वे से की जा सकती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को रिप्रेजेंटेटिव भी बोलते हैं। और फिर हम आए इंडिया पे। इंडिया के केस में, इंडिया में हमने 3 टियर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम देखा। 3 टियर ऑफ गवर्नेंस सिस्टम में जो इंडिया में गवर्नेंस का सिस्टम है, फिर हम उसको एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, जिसको बोलते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इसलिए बोलते हैं क्योंकि जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो पूरी कंट्री रन होती है, वो पार्लियामेंट के सिस्टम से रन होती है। तो पार्लियामेंट फिर हमने देखा क्या होता है, 3 से मिलके बना है, प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा। फिर हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, राज्यसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब एक चीज मैं कह रहा था कि हम थोड़ा सा और समझेंगे कि जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इंडिया में, या जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया में, वो इलेक्टेड होता है, नॉमिनेटेड नहीं होता। कई कंट्री में नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट होता है, मतलब जहां पे कॉन्स्टिट्यूएंट जो मोनार्की है, मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, जैसे हम बात एग्जांपल ले लें इंग्लैंड का, यूनाइटेड किंगडम का, वहां पे राजा होता है। ठीक है, अभी रिसेंटली उनकी जो क्वीन थी उसकी डेथ भी हुई है, तो उनके बाद जो उनके बेटे थे प्रिंस चार्ल्स, उनको राजा बना दिया गया है। ठीक है, तो हेड ऑफ द कंट्री अगर नॉमिनेटेड हो, ठीक है, तो उसको मोनार्कियल सिस्टम बोलते हैं, मोनार्की बोलते हैं। ठीक है, मोनार्की का मतलब होता है रूल ऑफ किंग और क्वीन। ठीक है, लेकिन हेड ऑफ द कंट्री अगर इलेक्टेड हो तो उसको बोलते हैं रिपब्लिक सिस्टम। तो इसीलिए इंडिया को बोला जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हेड ऑफ द कंट्री होता है वो इलेक्टेड पर्सन है, जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं। अब प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट होता है। प्रेसिडेंट को लोग नहीं चुनते, जो एमपी और एमएलएज हैं, ठीक है, जिनको पर्सन पीपल चुनते हैं, और फिर ये एमपी और एमएलए मिलके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग लेते हैं और ये लोग प्रेसिडेंट चुनते हैं। तो हमारे यहाँ पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्टेड है, चाहे वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, इसलिए उस हमारे
कंट्री को बोलते हैं रिपब्लिक सिस्टम, ठीक है, हमारे यहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम है, ठीक है। तो ये सारा का सारा हम लोग अलग अलग इंडिया के गवर्नेंस सिस्टम के बारे में जाना, ठीक है। इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते रहेंगे और अलग अलग चीज़ों के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। होप आपको ये पसंद आया होगा। तो नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सीरीज में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।